Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course Stat 6 and the 30 research method on my channel Operation Research. आज हम Stat 6 and 30 research method का लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में जो हमारा आज का टॉपिक होगा द रिसर्च, इट्स नेम इज रिसर्च प्रोसेस। हम आज के टॉपिक में ये देखेंगे कि जब भी कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च को परफॉर्म करता है तो उसका वो किस प्रोसीजर को फॉलो करता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को परफॉर्म करता है और उसके रिजल्ट को शाया करता है। इन स्टेप्स में जो सबसे पहले स्टेप आता है, इट्स नेम इज प्राइमरी डाटा कलेक्शन। और आपको नजर आ रहा होगा लिखा राइट किया हुआ कि इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक स्टडी करवाया था वहां पे स्टडी करवाई थी। शायद आपके जहन में हो कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फार्मुलेटिव रिसर्च या प्योर रिसर्च का भी नाम देते थे। फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च में हमने ये डिस्कस की थी, जो कि ऐसी रिसर्च जो किसी भी रिसर्च के मुताबिक किसी भी फाइंडिंग के मतलब हमें थ्योरेटिकल फॉर्म दे। मैंने जैसा कि आपको वहां पे स्कूल की एग्जांपल दी थी और थ्योरेटिकल फॉर्म में कहा था एक्सपेरिमेंटल नहीं, हमें उस चीज का पता नहीं होता लेकिन हम थ्योरेटिकली कह रहे होते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास उस चीज के होने का कोई साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली कोई प्रूव नहीं होता। ठीक है, तो उस रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या प्योर रिसर्च या फार्मुलेटिव रिसर्च कहते थे। 4 नेम थे, अभी मेरे 3 ही जेन में है। उसके बाद प्राइमरी डाटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो जिस रिसर्चर जिस टॉपिक पे जिस पॉइंट पे रिसर्च करने जा रहा है उसका डाटा कलेक्ट करता है प्राइमरली, कि कौन कौन सा डाटा वहां पे मौजूद है। तो जिस टॉपिक पे रिसर्चर जो है अपने रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहा है उसके डाटा को कलेक्ट करना, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि किस तरह की इंफॉर्मेशन पे, किस तरह के टॉपिक पे, किस तरह के डाटा पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उस कलेक्शन ऑफ डाटा को क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारा रिसर्चर जो है एक रिसर्च परफॉर्म करने जा रहा है, उसने ये पता लगाना है कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग कितने हैं और अनएजुकेटेड पर्सन कितने हैं। अब वो पता लगाने से पहले ये पता लगाएगा कि हमारे दरमियान किन इलाकों में एजुकेशन का रुझान ज्यादा है, किन में एजुकेशन की रेशो कम है, किन इलाकों में लोग ज्यादा पढ़ने का शौक रखते हैं, किन इलाकों में लोग पढ़ने का शौक इतना ज्यादा नहीं रखते। तो इस तरह मतलब वो सारा पहले डाटा कलेक्ट करेगा, फिर वो लोगों से जाके बात करेगा। तो इस तरह किसी रिसर्चर जो है, कोई भी रिसर्चर है, वो अपनी रिसर्च को परफॉर्म करने से पहले उस रिसर्च के मतलब कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करता है। उस डाटा को हम उस प्रोसेस को प्राइमरी डाटा कलेक्शन कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट रिसर्च प्रोसेस में आता है, इट्स नेम इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब जब तक रिसर्चर को अपनी प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में जो हमारा कॉन्सेप्ट का टॉपिक था मैंने आपको वहां पे बताया था कि रिसर्चर के लिए कॉन्सेप्ट का वाज़ेह होना बहुत लाजम है। जब तक उसे कॉन्सेप्ट का पता नहीं है या अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं है कि वो किस चीज पर रिसर्च करने जा रहा है, उसको मतलब उस पर पूरा अबूर नहीं है, तो अपनी रिसर्च को बेहतरीन या बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर सकता। एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च को बेस्ट वे में परफॉर्म करने के लिए उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन होना लाजम है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, व्हाई द डिवोर्स रेट इंक्रीज इन पाकिस्तान। डिवोर्स रेट जो है वो पाकिस्तान में बढ़ क्यों रहा है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है। अब जब उसे पता होगा कि मैं डिवोर्स रेट पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है, इस पर रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो इसके मतलब कुछ डाटा कलेक्ट करेगा, फिर जो कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन कराएगी, फिर उसके ऊपर रिसर्च परफॉर्म करेगा और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएगा। तो रिसर्चर के लिए अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रिसर्चर के लिए अपनी उसकी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होगी तब तक वो रिसर्चर जो है अपनी रिसर्च को बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। परफॉर्म करने की बात मैं तो यही कहूंगा कि उसकी रिसर्च करेक्ट हो ही नहीं पाएगी जब तक उसकी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होगी। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन रिसर्च प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि रिसर्चर को अपनी प्रॉब्लम डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद ये वो किस पॉइंट पे किस वजह से रिसर्च करने जा रहा है। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है जनरलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया है, वहां पे हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस क्या होते हैं। मैंने वहां पे आपको बताया था कि हाइपोथेसिस एक प्रोपोजिशन भी होती है। प्रोपोजिशन क्या थी, क्या ऐसी स्टेटमेंट आप देते हैं किसी भी बंदे में मतलब या किसी भी चीज के मतलब जो कि ट्रू भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, उसको हम क्या कहते थे, हाइपोथेसिस कहते थे। अब रिसर्चर जो है we should know that what are our hypothesis। रिसर्च प्रोसेस में रिसर्चर को अपने हाइपोथेसिस के बारे में मतलब पता होना चाहिए कि वो जो स्टेटमेंट करने चाह रहा है कि उस स्टेटमेंट में उसका हाइपोथेसिस क्या है, उसको वाज़ेह होना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हमारे स्कूल में 51% लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तान में एग्जांपल के तौर पर 51% लोग पढ़े लिखे हैं और 49% अनएजुकेटेड पर्सन है।
तो ये उसका हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट है, ये इसकी प्रोपोजिशन है। अब ये उसकी स्टेटमेंट, उसने अभी सर्च परफॉर्म नहीं की, खुद से कयास किया है कि शायद इतना हो, इतनी परसेंटेज में लोग हों पढ़े लिखे, उतनी परसेंटेज में लोग अनपढ़ हों। तो अभी उसने हाइपोथेसिस बनाया है। तो हाइपोथेसिस के रिसर्चर के लिए अपना हाइपोथेसिस बनाना बहुत लाजम होता है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद उसको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम, उसके बाद हाइपोथेसिस को जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद इसमें जो फोर्थ टर्म आती है, इट्स नेम इज रिसर्च डिजाइन। देखिए, रिसर्चर ने अपनी रिसर्च को परफॉर्म करना, उसने प्राइमरी डाटा कलेक्शन कर ली, उसके मतलब अपने प्रॉब्लम के मतलब कुछ डाटा को कलेक्ट कर लिया, उसके मतलब उसके बाद उसने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया कि किस प्रॉब्लम पे वो रिसर्च करने जा रहा है। उसके बाद उसने अपने हाइपोथेसिस भी बना लिए। अब वो रिसर्च डिजाइन में, रिसर्च डिजाइन का मतलब है कि हम जब वो रिसर्च करेगा उसमें कौन कौन से पॉइंट वो टेक ओवर करेगा। सबसे पहले वो सर्वे करेगा। सर्वे अक्सर हमारे मुल्क में भी होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। अभी सर्वे यूं हुआ था कि पाकिस्तान में जी इतनी मौत होगी कोरोना वायरस की वजह से और इतने केसेस चले जाएंगे। तो सर्वे किए जाते हैं पॉइंट को या प्रोबेबिलिटी को देखते हुए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस चीज के होने की और कितनी प्रोबेबिलिटी इस चीज की ना होने की। तो मुख्तलिफ सर्वेज होते हैं, उन सर्वेज का करेक्ट होना या रॉन्ग होना वो विद द पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि वो सर्वे अब गलत हुआ जो बताया गया था कि पाकिस्तान में इतने केस चले जाएंगे और इतनी डेथ होंगी। वो सर्वे जो है पाकिस्तान में उस हद तक ये रेशो, डेथ की रेशो तो नहीं गई। तो मुख्तलिफ सर्वेज किए जाते हैं रिसर्च डिजाइन में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या हम करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने कोई भी एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट पे आपने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि आपने देखना है कि जो चीज कही जा रही है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। क्या हम जिस पे रिसर्च करने जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमें मिली है इस पे रिसर्च करो कि डिवोर्स रेट पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है, क्या डिवोर्स रेट वाकई बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उस पर सर्वे पहले किए रहते हैं। फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लोगों से बातचीत करके कि क्या वाकई डिवोर्स रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है या हमें हमारी स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है कम्युनिकेशन एनालिसिस, कि जो हम जिन लोगों पे या जिन पॉइंट्स पे रिसर्च करने जा रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना कि वो किस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हुए किस तरह की लैंग्वेज अख्तियार करते हैं। तो इसको हम कम्युनिकेशन एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद केस स्टडी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है रिसर्च डिजाइन में। केस स्टडी क्या होता है? अक्सर जब भी कोई मुकदमा होता है तो पुलिस जो है वो एफआईआर काटती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसे हम कहते हैं। अब पुलिस ने एफआईआर बनाई, एफआईआर बनाने के बाद जो भी एफआईआर में थी उसको इन द फॉर्म ऑफ मिसल की शक्ल में राइट कर दिया जाता है, और वो जो मिसल होती है वो जज के सामने पेश की जाती है, उसको जज उसको स्टडी करता है। तो केस स्टडी में हम जो हमारा केस है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि हम इस पर रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं, इस रिसर्च के क्या फायदे होंगे, इस रिसर्च के हम जो रिसर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं इसकी हमें जरूरत क्यों महसूस आई। तो ये सारा केस स्टडी में होता है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि एफआईआर काटने के बाद मिसल बना के जज के सामने पेश किए थे, वो मिसल जज साहब जो है मिसल को पढ़ते हैं और सारी केस स्टडी कर लेते हैं कि जो कत्ल है वो क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, ठीक है, किन वजूहात की बुनियाद पर किया गया, किस जगह पे हुआ, कैसे हुआ, उसकी लोकेशन कैसी थी जहां पे ये कत्ल किया गया। तो ये सारे केस स्टडी में पॉइंट आते हैं। उसके बाद फोकस ग्रुप स्टडी है। फोकस ग्रुप स्टडी क्या होता है रिसर्च डिजाइन में? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और आपने 5-6 बंदों का ग्रुप बनाया और 5-6 बंदों से कहा कि हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, आप अपनी राय दें, मैं भी अपनी राय देता हूं और हम एक राय तक पहुंचेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? फोकस ग्रुप स्टडी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मीटिंग्स करते हैं और वहाँ पे सेहत के वजीर भी होते हैं, वजीर तलीम भी होते हैं, मुख्तलिफ शोबात से वजीर आते हैं। तो वो सारे कोरोना वायरस की वबा पर एक फोकस ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। तो यानी कि एक टॉपिक पे मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा होना, उसी पॉइंट पे बात करना, इस टॉपिक पे बात करना, स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना, इसको क्या कहते हैं? फोकस ग्रुप स्टडी कहते हैं। उसके बाद ही ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, ओके, आप जो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज को रिसर्च को करना है तो वहां पे ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स कैसी हैं? वहां पे आप देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं वहां पे बैठ के किसी चीज को कि यहाँ से वो जो चीज है वो कितनी बार वकूफ हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप जी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स दैट पास द प्रपोज साइट ऑफ ए गैस स्टेशन, के गैस स्टेशन की तरफ कितनी ऑटोमोबाइल्स पास हुई हैं, गुजरी हैं। तो अब ये आपकी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डाटा को कलेक्ट करना, जितना भी आपके पास रिसर्च के मतलब डाटा आ रहा है उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उस पर डाटा पे प्रोसेसिंग करना।
मैंने आपको बताया था डाटा क्या होता है, डाटा पे प्रोसेसिंग क्या होती है। और ये जो डाटा पे प्रोसेसिंग होती है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये रिसर्च होती है। हम कंप्यूटर में चले जाते हैं तो वहां पे आप डाटा लेते हो 5+2, आंसर आता है जी 7। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 5 और 2 ये डाटा था, प्लस का साइन हमने वहां पे अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया और हमारे पास जो आंसर आया आउटपुट है वो 7। तो ये डाटा प्रोसेसिंग हुई 5+2 करने का। तो इसको, लेकिन रिसर्च में हमारे पास जो डाटा आता है उस पर हम जो रिसर्च परफॉर्म करते हैं उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपके पास डाटा पे जो रिसर्च की जाए, प्रोसेस किया जाता है, उसको रिसर्च का नाम देते हैं। उसके बाद टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, अपने हाइपोथेसिस जो आपने जनरेट किए हैं उनको टेस्ट करना, ये भी रिसर्च डिजाइन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि हमने जो हाइपोथेसिस जनरेट किए क्या वो ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है रिसर्च डिजाइन में। उसके बाद रिसर्च प्रोसेस में जो 5th टर्म आती है, इट्स नेम इज रिपोर्ट राइटिंग। हमने जी उससे चले पहले मैं एक और पॉइंट को बयान करता हूँ, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ये होनी तो पहले भी चाहिए थी, चले अभी बयान कर लेते हैं कि आपने जितने भी टॉपिक थे, मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं रिसर्चर के पास रिसर्च करने के लिए, आपने उनमें से एक टॉपिक को चुना और उस पर रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स में, बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक को सिलेक्ट करना और उस पर रिसर्च को परफॉर्म करना, इसको हम कहते हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। लास्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं रिसर्च प्रोसेस में, इट्स नेम इज रिपोर्ट राइटिंग। आपने रिसर्चर ने अपने रिसर्च को परफॉर्म किया, रिसर्च को परफॉर्म करने के बाद उसके कोई रिजल्ट आए और उस रिजल्ट को इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट को राइट करता है। जिस तरह के कहीं पे कोई कत्ल हो जाता है और उस पर वो FIR बनाते हैं, FIR बनाने के बाद वो मिसल लिखते हैं और मिसल को बाद में जज जबान के सामने पेश किया जाता है। तो ये क्या होती है, मिसल एक रिपोर्ट राइटिंग होती है कि जो भी SHO ने वहां पे रिसर्च किया है FIR में, उसको मिसल की फॉर्म में जज के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल टेक ओवर कर सकते हैं कि आपने कोई भी रिसर्च परफॉर्म की, उसके कुछ रिजल्ट आए और उस रिजल्ट को इन दी फॉर्म ऑफ रिटन किसी सबमिट करवाना, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने रिसर्च प्रोसेस में उसकी कुछ टर्म्स को डिस्कस किया कि जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च को परफॉर्म करने जाता है तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको वो वेरीफाई करता है, जिनको वो परफॉर्म करता है। तो आज के लेक्चर में हमने तो उनकी टर्म्स को डिस्कस किया कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। रिसर्च डिजाइन में हमने मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस किया, 8 टर्म्स थी उसको स्टडी किया, रिपोर्ट राइटिंग और ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।